નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. આજે આપણી સાથે જે કોઈ પણ परिचयના मोहताज नहीं एवा पवन खेरा जी. पवन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में. पवन जी, सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि ऐसे देख के पता ही नहीं चलेगा कि ये पॉलिटिशियन है. क्यों, क्या लिखना चाहिए? लुक जो नॉर्मली टिपिकल पॉलिटिशियंस का जो एक होता है ना, पवन जी बिल्कुल तो कैसा? बिजनेसमैन तो है, लेकिन एक प्रोफेसर, एक चिंतन करने वाला एक इंसान, उनकी आंखों के सामने जब आंखें डालते तो लगता है कि नहीं, कुछ आएगी, कुछ सीख मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा, या तो यहाँ से कुछ आशीर्वाद मिलेगा, या तो कुछ अच्छी अच्छी बातें आएगी अरे वाह! जो आपको कुछ मार्गदर्शक बनाएगी. ये पॉलिटिक्स में आने का पहला कदम कौन सा था, कब लगा? कक्षा 5 ओके. चुनाव था उदयपुर, जहां का मैं रहने वाला हूं, जी. और मेरे मन में बड़ा जोश था. ये चुनाव है, हम्म. कोई समझ नहीं थी. हम्म. मीटिंग चल रही थी घर के पड़ोस में किसी अंकल जी के यहाँ, हम्म. कांग्रेस की. हम्म. मैं गया और रात को 8 बजे, हम्म. और उन्होंने कहा कि अच्छा तुम चलो ये वोटर स्लिप्स बनाओ. अच्छा. उस रात को मैं 12 बजे तक, मुझे याद है कि मैंने वोटर स्लिप्स बनाई, घर में बैठ के ले गया सारा. और दूसरे दिन बांटने की ड्यूटी मिली, फिर वो बांटी. फिर मेरा, और फिर स्कूल से भाग जाता था. इंदिरा जी आती थी कभी उदयपुर भाषण उनका सुनने, अटल जी का भी सुनने जाता था, ऐसा नहीं, लेकिन दिल टोटली कांग्रेस. फिर वो चलता रहा. फिर यूथ कांग्रेस में आ गए, और अब यहाँ है आपके सामने. तो 5वीं कक्षा में ही जो लगा कि नहीं, ये काम करने जैसा है, या तो प्रोत्साहन मिला होगा, किसी ने बताया भी होगा कि बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, तो एक उत्साहवर्धक भी रहा होगा स्टेटमेंट. मुझे जहां तक याद आता है कि 5वीं क्लास में ही स्कूल में शहीद पिक्चर दिखाए सबको, सब बच्चों को. उस पिक्चर ने बहुत प्रभाव डाला. ओह. और घर में महात्मा गांधी के बारे में बहुत चर्चा होती. मेरी माँ जब बच्ची थी, तब मेरे नाना जी उनको गांधी जी से मिलवाने ले गए, और उस दिन गांधी जी का मौन था. तो मेरी माँ के मन में ये हमेशा एक मलाल रहा कि अरे ये थर्सडे या कोई ऐसा दिन होता था जब गांधी जी बोलते नहीं थे, कि अरे उसी दिन क्यों ले गए जब मेरे से बाद में बात नहीं कर पाई. तो लिखित में कोई बात हुई, वो बात, ये सब प्रभाव मन में पड़ते रहे. तो गांधी और शहीद भगत सिंह का प्रभाव बहुत ज्यादा था. ओके. तो आपने बताया कि उसके बाद धीरे धीरे आपने यूथ कांग्रेस और ये धीरे धीरे आते गए. मैं करंट पे आ जाता हूँ, वर्तमान सिनारियो पे आ जाता हूँ. जिस तरह से आपने काम किया, 5वीं कक्षा में कुछ पता ही नहीं था कि पॉलिटिक्स क्या होता है, तो एक ओबीडियंट जो एक बच्चा होता है, ये करना है, उस टाइप से कर लिया. बाद में यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया, उस वक्त भी जो आदेश मिलता होगा उस तरह से आपने करना शुरू किया होगा. नहीं, जो अपने लीडर. जी. मैं कोशिश तो यही करूंगा कि आप मेरे बचपन के सहयोगियों से कभी न मिलें, क्योंकि मैं ओबीडियंट बिल्कुल नहीं था. ओह, ओके. नहीं नहीं, ओके, चलो. लगभग 2 स्कूलों से निकाला गया क्योंकि मैं ओबीडियंट नहीं था. ओह, वो बात बताइए, चलो, कि क्या हुआ था. अब स्कूल था एक, नाम नहीं लूंगा, तो वहां टीचर ने कहा कि भाई तुम मैथ्स में कमजोर हो, तो मेरे से ट्यूशन लेने भी आ जाया करो. हाँ. मुझे बात पसंद नहीं आई कि भाई आपसे ही क्यों लूं मैं ट्यूशन. तो झगड़ा हो गया. उन्होंने मुझे कहा कि मैं निकाल सकता हूँ आपको स्कूल से. मैंने कहा निकाल दो. उन्होंने निकाल दिया, मैं बाहर हो गया. ओके, ओके. बात मेरी ये थी, मेरा सवाल ये था कि आपने पूरी करियर में कांग्रेस के पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल करियर में कांग्रेस पार्टी में आपने बरसों से देखा है कि एक नेता आदेश करेगा, ओबीडियंट वो टर्म में मैं बोल रहा था, और बाकी जो भी कार्यकर्ता होंगे वो उस तरह से उसको फॉलो करेंगे. न दिन देखेंगे, न रात देखेंगे, न बारिश देखेंगे, न धूप देखेंगे. बदलाव कितना आया है? अनुशासन एक हद तक होना चाहिए हर संगठन में, परिवार में, और अपने भीतर, व्यक्ति के भीतर भी अनुशासन का एक स्थान होता है. लेकिन अनुशासन ऐसा कि मेरे मन में कुछ है
और मेरा नेता एकदम उसके विपरीत बात कर रहा है, तो हमारी पार्टी में इतनी स्वतंत्रता है कि मैं उस नेता को जाके बोल सकता हूँ कि साहब मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन फिर उसके बाद भी अगर पार्टी का एक निर्णय है तो हम सबको वो स्वीकार करना हो। मुझे ऐसा नहीं कि हर चीज पार्टी के ही कहने से की। मैं 12वीं में था, तब पार्टी में तो नहीं था, लेकिन सती हुई राजस्थान, रूप कंवर 1987। मैं बड़ा उद्वेलित हुआ, बहुत दुखी हुआ, तो मैंने आमरण अनशन कर दिया। अच्छा। और कलेक्ट्रेट के सामने बैठ गया। तो अब घर में भी डर लगता था कि शाम को अगर नहीं पहुंचूंगा तो डांट पड़ेगी। शाम को उठ के घर चला जाता था। घर वाले कहते थे खाना खाओ, बोले भूख नहीं है। 4-5 दिन 6 दिन गुजरे। 19 साल की उम्र? हाँ, 18-19 का रहा होगा। फिर मेरी पिटाई हो गई, वहां के लोगों ने कर दी कुछ, हमारे साथियों ने जो सती के पक्ष में रहे होंगे। तो मुझे उदयपुर छोड़ना पड़ा। तो ओबीडियंट में कभी नहीं था, मैं हमेशा रेबेलियस था। तो जब भी गलत चीज कोई भी होती है उसके सामने पवन खेरा जी चुप नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। अपनी आवाज पक्का वो उठाएंगे। बिल्कुल उठाऊंगा, नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं तो राजनीति। ये जो एक अंदर का वर्च्यू है, मतलब दिस इज स्पेशल वर्च्यू ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी आपकी, ये कभी कभी तकलीफ भी पहुंचाई है, कभी कभी नुकसान अपनी करियर में, या ये तो इस पार्टी में कम से कम नहीं हुआ। और पार्टियों का मुझे नहीं मालूम। मेरी पार्टी में मुझे ये संतुष्टि है कि मन में अगर कुछ आता है तो मैं जहां बोलना है वहां बोल सकता हूँ। ओके। और वो सुनते। ओके। फैमिली की ओर आ जाता है थोड़ा। माता जी के बारे में तो बता दिया आपने, थोड़ा और भी अपनी फैमिली के बारे में बताइए। पिताजी और उसका। पिताजी लेबर यूनियनिस्ट थे, कई बार जेल गए थे। और पाकिस्तान से आए थे जब पार्टीशन के वक्त। मेरे परिवार के 14 लोग, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, इन सब की हत्या हो गई थी पार्टीशन में। लेकिन पिताजी पहले ही अपने घर की महिलाओं को लेकर इस तरफ आ गए थे और राजस्थान में ही शरण ली। और तब से राजस्थान के हो गए। लेकिन उस वक्त की कहानियां मेरी दादी के मुंह से सुनते सुनते बड़े हुए। और वो हमेशा कहती थी कि पार्टीशन संघ और मुस्लिम लीग की वजह से हुआ, और किस्से सुनाती रहती थी। वो मेरे मन में वो बात बैठ गई। सफरिंग बहुत थी, परिवार ने बहुत सफर भी किया। जाहिर सी बात है, जहां इतने लोग मारे गए हों तो सफरिंग तो होती है। लेकिन मन में कहीं कड़वाहट मैंने ना अपनी दादी के मन में देखी, ना अपने पिताजी के मन में देखी। अलग ही तरह की अपब्रिंगिंग थी, वो मुझे लगता है उसका बहुत योगदान। जी, यहाँ पे रोकूंगा, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, समय थयो છે વિરામનો। વિરામ બાદ પવન ખેરારી સાથેની વાતો બીજા તબક્કાની એક બ્રેક બાદ। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। પવનજી, પવનજી कभी घड़ी नहीं पहनते? हाँ, ये अच्छा आपने नोटिस किया। हाँ, नहीं पहनता मैं। क्या क्या वजह क्या है? पता नहीं, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। तो वो स्मार्ट वॉच भी मैंने लाया बीच में कि स्टेप्स गिनूंगा। अब वो आदत मोबाइल पे घड़ी टाइम देखने की हो गई, मोबाइल पे स्टेप्स देखने की हो गई। तो मोबाइल तो अभी आया, लेकिन पहले भी नहीं पहनता था। हाँ। शौक नहीं था, ना अंगूठी ना घड़ी, मुझे बिल्कुल नहीं जमता कुछ भी। कभी भी नहीं जमता। अपने आप को एक स्टेटमेंट दे के पवन जी कुछ बहुत ट्रोल भी हो गए थे। पवन जी ने जब लिख दिया कि मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई। मोदी जी ने तो कह दिया था कि मेरी तपस्या में कमी रह गई जब किसान बिल वापस लेने के लिए। उसके बाद तुरंत ही जब आपका आता है तो ये बात भी थोड़ी बहुत लोगों को, मुझे लगता है कि वो एक ईमानदार रिस्पॉन्स था, जो मन में आया साझा कर दिया। लेकिन
इसका अर्थ कतई नहीं है कि तपस्या छोड़ दो या भगवान बदल दो। इष्ट वही रहा, तपस्या जारी रही, बढ़ा दी गई और अब मकसद बदल गया। तब मकसद कुछ और रहा होगा। इंसान परिपक्व होता है, मकसद बदलता है, एम्बिशन बदलती है। अब एम्बिशन बदल गई। अभी भी थोड़ा मुझे और भी डिटेल में जाना है। मतलब मुझे लग रहा है आप खिंचाई पूरी करो। नहीं नहीं, नहीं। ये तपस्या की बात है। एक इंसान, हर एक इंसान में दो चार चीजें बहुत कॉमन होती है। वो चाहे कोई भी पोजीशन पे पहुंच जाए, कोई भी फील्ड में, कोई भी जगह पे हो, अंदर की बात वो है ना, एक लेवल तक छिपा नहीं सकता। उसे कहीं ना कहीं तो जाहिर करनी ही पड़ेगी। और इंटेलेक्चुअल बंदा वही होता है, वो प्लेटफॉर्म चुन के अपनी बात रखता है। तो ये बात पवन जी फोन करके भी कह सकते थे। नहीं, मैं अपने तमाम मित्रों, शत्रुओं, सहयोगियों के साथ साझा करना चाहता था अपनी इमोशन। मैंने कर ली ओपन प्लेटफॉर्म में आके। ओपन प्लेटफॉर्म में। और किसी की निंदा नहीं की मैंने, तो अपनी निंदा की कि शायद मुझ में कमी, और उस कमी को अब दुरुस्त करने के लिए फिर दूसरे दिन से फिर से शुरू किया। चलो ठीक है, ये बात यहीं पे पोज देते, आने वाले टाइम में इसको लेंगे भी सही। जरूर। शीला जी के साथ मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो मोड़ आया वो शीला जी के साथ काम करते करते आया, और कुछ सीखने को भी मेरे हिसाब से बहुत कुछ वहां मिला होगा। वो क्या हुआ, कैसे आप शीला जी के साथ कनेक्ट हुए? ये बात मुझे थोड़ा नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। 1991 तक तो मैं यूथ कांग्रेस राजस्थान में ऑफिस बेरर था। फिर राजीव जी से 1 मई 1991 को उदयपुर में बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, प्रचार में जब वो आए, और 21 मई को उनकी हत्या हो गई। उसके बाद मैंने पीछे हट गया, राजनीति से दूर हो गया, एनजीओ ज्वाइन कर लिया। और यार रोकू, क्यों पीछे हट कर दी थी? उस डर आ गया था? नहीं, डर या, नहीं, या लगा कि बस दुखी हो गए ये जिनको देख के मैं आया था, जिनको अपना आइडल मान के, अब शायद वो नहीं रहे, तो अभी आइडियोलॉजी बाजू में, मुझे व्यक्ति पसंद था, व्यक्ति नहीं रहा तो। हाँ, उस वक्त बहुत ज्यादा मैं, मुझे लगता है हिल सा गया था, बड़ा दुखी हुआ था। तो फिर 98 में जब शीला जी के परिवार से संबंध अच्छे थे मेरे, उनके सुपुत्र और मैं बहुत इकट्ठे हम काम करते थे एनजीओज में, तो उनके चुनाव में उन्होंने कहा कि आओ थोड़े दिन मदद करो। मदद की। फिर जब वो पीसीसी प्रेसिडेंट बनी तो उन्होंने आमंत्रित किया कि ज्वाइन कर लिया। बस तब से फिर ऐसे ही चल पड़ा। नहीं, वही मुझे जानना है, उनके साथ जो मतलब क्या ऐसी अलग बदलाव आया पवन जी में? खुद में लगा कि नहीं, ये जो इनके साथ रहा मैं, ये चीज जो मेरे में चेंज आया ना, वो थैंक्स टू शीला जी। पेशेंस, सब्र। जो उस उम्र में, मैं शायद 28 का था जब मैं उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना, तो उस उम्र में जोश ज्यादा होता। आप में शायद अभी भी होगा, लेकिन आप में भी है, दिख रहा है। लेकिन एक चीज जो मैंने उनसे सीखी, सब्र पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा गुण। उस महिला में, उस नेता में बहुत जबरदस्त कूट कर बढ़। दूसरा, बीजेपी कांग्रेस ठीक है इलेक्शन तक, इलेक्शन जीतने के बाद काम में ये नहीं होना चाहिए कि वो बीजेपी वाले का इलाका है, ये कांग्रेस का इलाका है, विधायक वो बीजेपी का है, वहां हमें वोट नहीं मिला, उसमें मुझे डांट भी पड़ती। अच्छा। किसी की फाइल में रोक दिया, हाँ। बीजेपी का एमएलए आया, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसने शिकायत कर दी कि देखो पवन जी ने मेरे इलाके के काम नहीं होने दे रहा की बात नहीं थी, मैं रख दिया और कुछ और काम करने लग गया, तो डांट पड़ी कि ये नहीं चलेगा, इलेक्शन खत्म, ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब जो आपस के होती हैं वो सब दूर, अब काम करना। तो वो सीखने को मिला। अखबार की मैंने एक बार ऐड रोक दी क्योंकि वो हमारे खिलाफ लिखता था, बड़ी भयंकर डांट पड़ी। अच्छा। तो मेरा और तुम्हारा पैसा थोड़ी है, सरकार का पैसा है। दूसरे दिन से चालू करवाई ऐड, और एडिटर को घर बुला के नाश्ते पे बुलाया, माफी उन्होंने मांगी कि मेरे ऑफिसर से गलती हो गई, पॉलिटिकल सेक्रेटरी से, अब आपको जो लिखना है लिखो, लेकिन ये नहीं होगा कि ऐड रुकेगी। ये भी आज के दौर में आप सोच नहीं सकते। yes. मुझे ये जानना है, क्योंकि उस वक्त तो शायद इतनी डिबेट वो नहीं थी वो लेवल की, और हुई थी तो भी शायद
अभी के जो व्यूअर है उनको शायद वो रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू यू, आप उनके साथ रहे, इतना लंबा टेन्योर उनका, व्हाट वाज द रीजन? डिफीट का रीजन क्या था? क्या क्या नव्स पकड़ने में? क्योंकि इतनी स्मार्ट लेडी जो अपने दुश्मनों को भी, अगर शायद जैसे बताया कि उनका रोकना नहीं है, अगर उनको भी काम करने वाली लेडी, दिल्ली की जनता जो खुद मानती थी, देख रही थी कि डेवलपमेंट इज देयर, तो हुआ क्या? क्या मुझे क्या लगता कहाँ है कमी कि रह गई? 2013-14 का जो दौर था, ट्रांसफॉर्मेशन। सोशल मीडिया का दौर शुरू हो चुका था, हम्म। टेलीविजन की डिबेट्स का दौर शुरू हो चुका था, और शायद हम लोग जो उनके आसपास थे उस दौर को मिसरीड किया, हम लोग समझ नहीं पाए उस दौर के महत्व को, टेलीविजन के महत्व को या तो समझ नहीं पाए या कैसे रिस्पॉन्ड करें ये नहीं समझ पाए, और एक माहौल बनता चला गया यूपीए के खिलाफ भी और शीला जी की सरकार के खिलाफ भी, दोनों जगह, और उसका हम शिकार हुए। अब उस वक्त सीएजी रिपोर्ट ड्राफ्ट लीक हो गया, कभी कुछ लीक हो गया, एक भी चीज साबित नहीं हुई। निर्भया एक दर्दनाक वाकया था, और सरकार ने, केंद्र सरकार हो या शीला जी की सरकार हो, सुना, सबकी बात समझी और कानून में परिवर्तन केंद्र सरकार लाई उस वक्त, मनमोहन सिंह जी। लेकिन एक माहौल बन गया, कैसे बना वो सबके सामने है, आप जैसा कोई व्यक्ति जरूर उसका विश्लेषण बेहतर कर पाएगा, लेकिन माहौल बना जिसको हम नहीं समझ पाए और उसको हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए ठीक से। आपने सब्र की बात बताई, शीला जी में जो एक विशेष जो आपको सीखने को खुद को मिला। आज के पॉलिटिशियंस में, या तो खास करके फॉलोअर्स में, जो हमारे कार्यकर्ता है, उसमें कैसे कंपेयर करेंगे? मतलब वो लेवल की बात, मैं दोनों की बात करता हूँ, लीडर की भी बात कर रहा हूँ, लीडर के सब्र की बात, और जो फॉलोअर्स है उनके सब्र की बात। देखिए, फॉलोअर्स भावुक होते हैं और उनके पास भावुक होने का कारण होता है। लीडर कई बार बचा हुआ रहता है डायरेक्ट निंदा से, डायरेक्ट अटैक्स से। फॉलोअर्स सड़क पर रोज झेल रहा होता, सोशल मीडिया पे रोज झेल रहा होता, तो हो सकता है उसमें सब्र कभी कम दिखे आपको। आई डोंट ब्लेम देम, वो होता है, स्वाभाविक है। लेकिन जब आप लीडर्स की बात करें तो राहुल गांधी से ज्यादा हमले तो किसी पर नहीं हुए। जिस तरह से उनको बदनाम किया गया, जिस तरह से उनको अपमानित किया गया पिछले 12-14 सालों से, ऐसा नहीं कि यूपीए के वक्त से नहीं शुरू हो गया, उसी वक्त शुरू कर दिया था बीजेपी आरएसएस के इकोसिस्टम ने। लेकिन उस आदमी में भी सब्र देखो आप कितना जबरदस्त है कि बिल्कुल उन्होंने, वो अडिग रहे अपने सिद्धांतों पर, अपनी विचारधारा से उन्होंने समझौता नहीं किया। ओके, यहीं पे रुकते हैं, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, अंतिम तबक्कानी वातो एक विराम बाद। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં અંતિમ તબક્કાની વાતો પવન ખેરાજી સાથે। पवन जी, ब्रेक से पहले जो आपने बताया कि एक तो सब्र की बात बताई, दूसरी आपने एक बहुत अच्छी बात बताई आपके अपने हिसाब से जो एनालिसिस आपने किया शीला जी की इतनी अच्छी करियर के बाद भी डिफीट का, कि आप नव्स को नहीं पकड़ पाए। हम लोग सब, हाँ, जो उनके आसपास आसपास के लोग थे वो। तो क्या यही चीज सेंट्रल के पॉलिटिक्स में, देश की पॉलिटिक्स में, और खास करके आप गुजरात में बैठे हो, तो करीब करीब 30 साल हो गए जब कांग्रेस सत्ता पे नहीं आ सकती, तो आपको क्या लगता है? आप दिल्ली में बैठते हो लेकिन आपकी नजर सब जगह पे, आप गुजरात को भी अच्छी तरह जानते हो, बार बार गुजरात आते भी हो, गुजरात के लीडर्स को आपके वहां बुलाते भी हो, तो ये जो पहचानने की जो एक्सरे वाली आंखें आपकी, ये एक क्या क्या समझी है अभी तक गुजरात के पॉलिटिक्स को, कि क्यों अभी तक, क्या वही गलती बार बार दोहराई जा रही है? जो दिल्ली में नहीं समझ पाए तो अभी गुजरात में भी नहीं समझ रहे? नहीं, पिछले 30 साल का तो हाँ 30 साल लगभग गुजरात में, 2002 के आसपास से शुरू करें तब से अब तक, और अब देश में भी एक मैन मेड तूफान चल रहा है। ये कृत्रिम है, नफरत का तूफान है। जब नफरत का तूफान चल रहा होता है तो चॉइस क्या है आपके पास?
आप अपनी बात फिर भी दोहराते रहिए, आप अपनी विचारधारा पे अडिग रहिए और तूफान को थम जाने दीजिए। हम तूफान को थम जाने का इंतजार नहीं कर रहे, हम उसका मुकाबला भी कर रहे हैं, लेकिन समय लगेगा, समय लगता है। मुझे लगता है अब इस देश को समझ में आ रहा है कि आज जब हम यहां बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ा दिया। आज सुबह प्रति बैरल $60 पे आ गया था अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तेल का, कच्चे तेल का। पेट्रोल डीजल पे 2 रुपए एक्साइज बढ़ा दी। इन सब सवालों से बचने के लिए औरंगजेब की कब्र खोदी जाती है। आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले 10-11 साल से हिंदुस्तान में हो रहा है और पिछले कई साल से यहां भी हो रहा है। But you have to be prepared with a counter. Yes, but it's not easy to fight a storm. We are fighting a storm. It's a man-made storm. Storm of hatred. Storm of divisiveness. But we'll succeed. ये storm पहली बार नहीं आया। 1947 के आसपास जब पूरे देश में लगभग दंगे हुए थे, तब भी ये storm था। लेकिन तब माहौल अलग था, तब लोगों के मन में एक उत्साह था कि आजादी मिली है और सब राष्ट्र निर्माण में जुटना चाहते थे, जुट गए। आज माहौल अलग है, इसलिए समय लगा। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब सवाल तो नहीं, मुझे जानकारी भी चाहिए कि आप अभी वो एक पोजीशन पे हो जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के जितने भी आपके मीडिया के साथ जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता है, वो लोग आपके पास आते हैं, पदाधिकारी भी आते हैं, और ज़्यादातर स्टेट्स में और सेंट्रल बॉडी में भी एक थोड़ा निराशा का माहौल आता है, क्योंकि एक इलेक्शन हारते हैं, उसके बाद दूसरा भी हारते हैं, फिर तीसरा हारते हैं, स्टेट हारते हैं, कई जगह पे कॉरपोरेशन के चुनाव भी हार जाते हैं, नेशनल इलेक्शन भी हार जाते हैं। ये सवाल है ना, मैं ज़्यादातर धर्मगुरुओं को पूछता हूँ, जो सवाल मैं आपको पहली बार कोई पॉलिटिशियन को पूछ रहा हूँ, कि ज़्यादातर आजू बाजू नेगेटिव थॉट्स लेके आते हैं, अरे सर ऐसा हो गया, ये हार गए, ये हार गए, ये हार गए, तो एक ओरा बनता है, नेगेटिव ओरा। कार्यकर्ता आपके पास आते हैं, जो होद्देदार भी आते हैं, उस वक्त ये स्वस्थ रहना, वापस उनका हौसला बढ़ाना, इट इज आई थिंक डिफिकल्ट। ये मुझे देखो, ये ना, ये शो जाना जाता है, बिल्कुल अंतरंग बात हो, या ये कह दूं कि नहीं ये तो आप कैसी बात कर रहे हैं, इतना मुश्किल है। लेकिन फिर आप राहुल गांधी को देखो, मैं तो जब भी मैं इस दौर से लगभग रोज गुजरता हूँ, ये आपने जो पूछा बिल्कुल सही पूछा, रोज ऐसा होता है। उस वक्त अपने आप को भी लेकिन फिर याद और उनको भी जोश देना। राहुल गांधी को देखो, क्या क्या नहीं झेला, पिता की हत्या, दादी की हत्या, चाचा की मौत, और उसके बाद जब सरकार में आए उसके कुछ साल बाद ही उन पर जो हमले, अपमान, जो भी लगातार चल, फिर भी उस आदमी के चेहरे पे शिकन नहीं है, फिर भी वो न्याय की बात कर रहा है, फिर भी वो संविधान की बात कर रहा है, फिर भी वो गांधी, अंबेडकर, पटेल, बोस की बात कर रहा है। छोटी बात नहीं है। तो उनको देखते हैं हमें लगता है भाई अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। डगर कठिन है लेकिन चलना है। शायद ये सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूं, आप उसको डिप्लोमेटिकली कुछ ऐसे भी कर देंगे, मुझे पता है, आई एक्सपेक्ट कि आप उस तरह से लेंगे। नेतागिरी बदलने की बात भी हो रही है, अंदर से भी बात उठाने की भी कोशिश करते हैं। आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने षड्यंत्र किया, हर साल 1, 2, 5, 25, 50 जो कांग्रेस के ही अंदरूनी जो लीडर है, वही टॉप लीडरशिप के सामने अपनी आवाज़ उठाते हैं कि ही इज़ फेलियर और शी इज़ फेलियर, सो प्लीज चेंज द लीडरशिप। बीजेपी भी जानबूझ के वही जो आपकी दुखती हुई नर्व्स है वहीं पे हाथ दबाता है कि यही परिवारवाद की वजह से ही कांग्रेस आगे आ नहीं रही है। ओके, तो ये इसको थामने के लिए, इसको रोकने के लिए, डोंट यू फील दैट कि कोई एक अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्योंकि हर बार ये कहना कि इनका बलिदान है, ये रहेंगे, मेरे हिसाब से और कोई भी स्ट्रेटेजी सोचने की जरूरत है क्या? सबके सामने है 1989 के बाद
गांधी परिवार का कौन सा सदस्य प्रधानमंत्री बना। आज हम 2025 में, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको हम सब ने, मैंने भी वोट दिया, हम सब ने वोट दिया और उनको चुना। ये परिवारवाद की बात इसलिए की जाती है ताकि इस परिवार को राजनीति से दूर किया जाए। क्यों? डर क्या है बीजेपी को, संघ को, उससे बीजेपी से पहले जनसंघ को डर ही ये है कि इस परिवार ने कभी समझौता नहीं किया। और हमारी निष्ठा क्यों है इस परिवार में? भाई हम सब राजनीति में हैं, कोई अंधी निष्ठा तो होती नहीं है, आंखें खोल के निष्ठा रखते हैं। और मैं कोई डिप्लोमेसी नहीं रख रहा, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूं। आंखें खोल के हमारी निष्ठा इस परिवार में इसीलिए है कि यह परिवार संवैधानिक मूल्यों से, गांधी के आदर्शों से, सरदार के आदर्शों से कभी समझौता नहीं करे। जिस दिन समझौता कर देगा, आपको लगता है हम सब निष्ठा रखेंगे? नहीं रखेंगे। ये डिप्लोमेसी दिख रही है आपको इस बात में? कहीं मेवाड़ का हूं, डिप्लोमेसी नहीं आती मुझे। जो है सही है ये। आज राहुल गांधी के लिए इतनी इज्जत हम सबके मन में इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो संघ के खिलाफ बिना समझौते के लड़ने की ताकत रखता है। हम क्यों जुड़े हैं कांग्रेस के साथ? क्योंकि हम देश से मोहब्बत करते हैं। और संघ से नफरत की बात नहीं होती। हमें संघ इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि हमें देश से मोहब्बत है, और देश से मोहब्बत है इसलिए इस गांधी परिवार से मोहब्बत है। वक्त कम है क्योंकि पवन जी से बात करने बैठे तो बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन अंत में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की 3 स्ट्रेंथ क्या है जिसके बलबूते पे अगेन आप देख रहे हो कि यस, अधिवेशन शुरू हो रहा है कल। उसका मूल मंत्र क्या है? संकल्प, समर्पण, संघर्ष, न्याय पथ। ये जो 3 शब्द हैं, ये कांग्रेस की आत्मकथा है, ये कांग्रेस की गाथा है, ये कांग्रेस का भूत, वर्तमान और भविष्य है। ओके। और 3 वीकनेसेस जो आपको लगती है कि मुझे दूर करनी है कांग्रेस करनी चाहिए। आचार अच्छा है, विचार अच्छा है, प्रचार कमजोर है। थैंक यू सो मच पवन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। દર્શક મિત્રો, આની ખાસ વાત પવન ખેરાજી સાથેની. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક્સ અગેન. थैंक यू। जब मुझे बताया गया कि देवांग भट्ट जी की जो अतिथि शो है, इसके बारे में बहुत वक्त से सुन रहा हूं कि उसमें मुझे थोड़ा नर्वस तो हुआ। मैं वाकई नर्वस हुआ, लेकिन ही पुट मी एट ईज। और सवाल कठिन थे, ऐसा नहीं कि बहुत आसान सवाल थे, लेकिन जिस तरीके से पूछा, चेहरे पे मुस्कुराहट थी लेकिन तीखे सवाल थे। मुझे लगता है ये फॉर्मेट हमारे देश के मीडिया को अपनाना चाहिए। आज मुझे बहुत शिकायतें हैं देश के मीडिया से, लेकिन फिर जब इस तरह के प्रोग्राम्स में आता हूं, इस तरह के पत्रकारों से मिलता हूं, तो लगता है नहीं, उम्मीद है पत्रकारिता में। और ये इसलिए नहीं कह रहा, आपने इंटरव्यू देखा होगा, कहीं भी इन्होंने ऐसा मुझे छोड़ा नहीं, हर जगह मुझे घेरा लेकिन फिर भी पत्रकारिता जिंदा है।